नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी सीरियल किलर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी है। अब तक मैं आपको 18 सीरियल किलर्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज अगले सीरियल किलर के बारे में बताने से पहले हमारे बहुत से सुधी श्रोताओं ने पबजी वाले लखनऊ में उस लड़के को, जिसकी मां ने उसे पबजी खेलने से मना किया, रोका, डांटा, फटकारा, टोका टोकी की, इससे नाराज होकर उसने अपनी मां की हत्या कर दी। बहुत ढेर सारी बातें इंटरनेट पर चल रही हैं। जिन लोगों ने भी जो चीज़ें बताई हैं, निश्चित रूप से उनके अपने सोर्स होंगे, निश्चित रूप से उनके अपने कॉन्टैक्ट होंगे, और किसी न किसी सोर्स के आधार पर वो ये बातें बता रहे हैं। मैं किसी की खबर, किसी के सोर्स या किसी के कॉन्टैक्ट को कतई गलत नहीं बता रहा हूँ। वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैंने भी आज पूरा दिन इस संबंध में तमाम लोगों से बात करके जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। जो मेरे स्रोत हैं या जो मेरे कांटेक्ट हैं वो सब पुलिस वाले ही हैं। आप जानते हैं, मैं यहाँ लखनऊ में करीब 3.5 साल एसपी सिटी रहा, एसएसपी रहा, तमाम जगह सर्किल ऑफिसर भी रहा। जो स्पेसिफिक चीज़ें जो उठाई गई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल में, अलग अलग जगह पे, मैंने उनको एक एक करके नोट कर लिया था और फिर उन्हीं से संबंधित जानकारी साझा कर पुख्ता, जिसको ये कहते हैं कि जो रिकॉर्ड्स पे है या फिर जो अदालत में रिकॉर्ड्स पर आएगा, इन दोनों आधार पर मैं आपको अपनी भी कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा। ये आपके ऊपर है कि आप किस बात को सही मानते हैं। जो 3-4 चीज़ें बार बार उठाई गई वो ये हैं, जो मैंने लास्ट अपडेट किया था उसके बाद। एक तो सारे कॉल लॉग मिटाए गए, यानी कब कहाँ किससे बात हुई ये फ़ोन से कॉल लॉग मिटा दिए गए। दूसरा, मर्डर के ठीक बाद वो स्कूटी लेकर कहाँ चला गया था, किससे मिलने गया था, किसको बताने गया था। तीसरा, वीडियो कॉल पर उसके पिता ने कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दिए थे, वरना इतनी लंबी बातचीत का कोई मायने नहीं है। अगला, कि ससुराल पक्ष के लोग कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। एक बार ये 13वीं का कार्यक्रम समाप्त हो जाए, वो लोग वापस आ जाएं, तो वो जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे। अगला था कि फ़ोन इस बीच में महिला का, श्रीमती साधना सिंह का फ़ोन किसके पास था। अगला जो डाउट क्रिएट किया गया या क्रिएट हुआ है तमाम खबरों के आधार पर, ये नहीं कहूँगा किसी ने जानबूझ के ये क्रिएट किया है, वो था कि आकाश जो इलेक्ट्रीशियन की बात उस लड़के ने अपनी स्टोरी में बार बार पुलिस अधिकारियों को बताई, उसमें क्या सच्चाई है। अगला, कि मकान बनवाने में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की अड़चन थी, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रीशियन आया था और शायद उसी ने ये सब कर दिया। सेकेंड लास्ट ये था कि ये सब कुछ पिता ने अपने बेटे से कराया, यानी ये हत्या पिता के उकसाने पर बेटे ने की। अगला और लास्ट, कि माँ के किसी से संबंध थे और इसी संबंधों के कारण या तो बेटे ने स्वयं या बाप के कहने पर यह हत्या की। ये इतनी चीज़ें जो इंटरनेट पर आज की तारीख में हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका जो एक्चुअल, जो वास्तविक, जो इसकी वास्तविक स्थिति है वो मैं आपसे अवगत करा दूँ। पहला, कि वो स्कूटी लेकर कहाँ गया। ये घटना करीब 3 बजे भोर की है। 3 बजे भोर के बाद जब उसने मार दिया, बच्ची चिल्लाई, उसको एक अलग कमरे में रख दिया,
उसके बाद उसका ये कहना है कि साहब मैं सवेरे सवेरे क्रिकेट खेलता था जो मेरी माँ मना करती थी। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर तमाम ढेर सारी टीमें रोज सवेरे सवेरे खेलती थी। सवेरे का मतलब उसका ये था कि थोड़ा थोड़ा जब उजाला होने लगता है उसी समय करीब 5 बजे या 6 बजे के आसपास ये लड़के खेलना शुरू कर देते हैं। 2-1 घंटे में ये सब निपटा के चले जाते हैं। जिनको स्कूल जाना होता है वो स्कूल चले जाते हैं। उसका कहना था कि मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि अब भोर हो रही है और इस समय बच्चे मिल जाएंगे, थोड़ी देर उनके साथ क्रिकेट खेल लूँगा तो जो ये मानसिक रूप से वो तनाव में था वो दूर हो जाएगा। वहाँ से स्कूटी लेकर वो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर गया। उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, न तो कोई खेलने वाला आया था न कोई टीम बीच मैदान में क्रिकेट खेल रही थी। थोड़ी देर इधर उधर चक्कर लगाकर वो वापस आ गया। वापस आते ही उसने देखा कि उसकी बहन एक पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे ने कहा कि मैं घबरा गया, मैं भाग के उसके पास गया तो देखा वो उस पड़ोसी की डोरबेल बजा रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर भीतर ले गया और उससे कहा कि मैंने मना किया था, तुम क्या तमाशा कर रही हो। तब उसने बताया कि मैंने 2 और अंकल लोगों के दरवाजे पर डोरबेल बजाई लेकिन कोई नहीं निकला। मुझे डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम वापस नहीं आओगे क्योंकि तुमने इतना बड़ा कांड किया है घर में और मैं अकेले रहूँगी तो डरूँगी, इसलिए मैं पड़ोसियों को बताना चाहती थी, उनको यहाँ लाना चाहती थी। उन तीनों पड़ोसियों के नाम बताए गए और आईओ ने या पुलिस वालों ने उन तीनों से ये बात पूछी भी। सवेरे डोरबेल बजी थी, उन्होंने बताया कि हाँ बजी थी, लेकिन इतनी सवेरे डोरबेल बजने पर चूंकि सब लोग सो रहे थे तुरंत कोई भी बाहर नहीं निकला। इसी के बाद उस लड़के ने अपनी बहन को भीतर जब वो बाहर जाता था उसे भीतर सिटकिनी में बंद कर देता था। तो वो ये बात क्लियर हुई कि वो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आज भी अगर आप सवेरे जाएंगे तो वहाँ 10-20 जगह विकेट गड़े हुए मिलेंगे। बिल्कुल सुबह जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है तब से बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरा था ये, एक तो था कि मर्डर के बाद वो कहाँ गया, दूसरा कि कॉल के लॉग मिटाए गए। कॉल के सारे लॉग फोन में इंटैक्ट हैं, नॉर्मल कॉल के भी और वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल के भी, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो केस डायरी का पार्ट हैं और कोर्ट में सबमिट किए जाएंगे। इसलिए जो चीज़ मिटाई गई वो ये उसने बताया, बच्चे ने, लड़के ने, कि मैंने कुछ फोटोग्राफ माँ को मारने के बाद खींचे थे। कोई 5 फोटोग्राफ उसने खींचे थे। उसके मन में ये था कि मैं पिताजी को अपने ये व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ भेज के बताऊंगा कि माँ का किसी ने मर्डर कर दिया है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये एविडेंस हो जाएगा, ये मेरे अगेंस्ट यूज़ करेंगे मेरे पिताजी, क्योंकि पिताजी से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। सिर्फ वो 5 फोटोग्राफ मिटाए गए हैं और जब भी फोटोग्राफ मिटाए जाते हैं तो उसमें ऑप्शन भी आता है, जो उसमें एक मैसेज भी आता है, यू हैव डिलीटेड और डिलीटेड मैसेज आता है। ये नहीं आता उसमें कि आपने फोटोग्राफ डिलीट किया है या चैट डिलीट किया है। वीडियो कॉल पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो पहले 30 मिनट कहा जा रहा था, उसके बारे में पूछे जाने पर लड़के ने, बच्चे ने और नवीन ने, उनके पिता ने ये बताया कि कुल 7 मिनट या 8 मिनट बात हुई थी। चूँकि सीडीआर में इंटरनेट एक्टिविटी कब से शुरू हुई और कब से ख़त्म हुई और इस बीच में कितनी देर वीडियो कॉल हुई या कितनी देर इंटरनेट पे कोई दूसरी चीज़ सर्च की गई, इसका पता
नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दोनों ने इसका 5 से 7 मिनट का टाइम बताया है। ये बताया कि उसके जब नॉर्मल कॉल की गई और कटी तो पिता ने कहा वीडियो कॉल करके दिखाओ क्या हालत है तुम्हारी माँ की। उसके बाद उसने वीडियो कॉल करके दिखाया। फिर उसने वो पिस्टल दिखाई जो उसके पलंग पर ही रखी हुई थी। इस पर बाप ने कहा ये तो मेरी वाली ही पिस्टल है। उसने कहा हाँ आप ही की पिस्टल है और वही आकाश ने आके माँ को मारा है। इस पर नवीन ने कहा बिटिया से बात कराओ। वो भी वीडियो कॉल पर आई और उसने भी वही चीज़ बताई जो उसके भाई ने बताई थी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो अलग अलग समाचार में अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ बताई जा रही है। अगली जो बात है वो ये कही जा रही है कि ससुराल पक्ष के लोग बताएंगे, जब भी वो लोग वापस आएंगे वो बताएंगे कि दरअसल बात क्या थी, या जो बात कही जा रही है उसके बारे में वो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। इस संबंध में ये बताना है कि नवीन पिछले 3 दिनों अपने ससुराल में ही रहा। ससुराल में उसके 2 साले हैं, उनका पूरा परिवार है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ससुराल में सामान्य रूप से इस तरह से रहना थोड़ा मुश्किल काम है। जरूर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए होते, लेकिन इस तरह की कोई बात उस घर में नहीं हुई जब नवीन अपने ससुराल में था। नवीन के भी 2 भाई हैं, लेकिन उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं। वो कभी नवीन के यहाँ नहीं आते, न नवीन उनके यहाँ जाता है। अगला था कि फ़ोन किसके पास था। फ़ोन उसी लड़के के पास था और पिता ने ये भी पूछा था उससे, उसमें कुछ उसके पिता ने जब 2 दिन तक कोई मैसेज कोई फ़ोन नहीं आया तब उसने फ़ोन किया। फिर नहीं फ़ोन उठा तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उस मैसेज का रिप्लाई लड़के ने ही ऐसा दिया जैसे उसकी माँ रिप्लाई कर रही हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं। छोटे छोटे मैसेज जो आज भी मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं और वो डिलीट नहीं किए गए हैं। उसी फ़ोन से उसने कभी किसी और को फ़ोन नहीं किया, माँ के ही फ़ोन से उसने अपने दोस्तों से बात की। क्रिकेट की टाइमिंग के बारे में बात की, खाने के बारे में बात की, कहीं घूमने के बारे में बात की, घर चले आओ फिल्म देखेंगे इसकी बात की। सिर्फ दोस्तों से ही उसने बात की है। उसने अपने पिता की कोई भी इनकमिंग कॉल, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल थी या नॉर्मल कॉल थी, एक्सेप्ट नहीं की, उठाई नहीं, पिकअप नहीं किया। अगला आकाश इलेक्ट्रीशियन की बात जो बार बार वो अपनी स्टोरी में बताता है। आकाश नाम का कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं है। एक कन्फ्यूज़न और मैं बता दूं कि वो जो कितनी देर अपने बेटे और बेटी से वीडियो कॉल पे बात की। नवीन ने बताया कि जब उसने मुझे फ़ोटो दिखाई अपनी पत्नी की, मतलब साधना सिंह की, अपनी माँ की दिखाई, तो मैं घबरा गया। मैं करीब 4 दिन पहले घर बनवाने में जो छोटी मोटी अड़चनें आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास छुट्टी के लिए गया था और उन्होंने कुछ काम बता दिया कि ये हो जाए उसके बाद चले जाना। मैंने फ़ौरन वीडियो कॉल काट के मैं उनके पास सीधे पहुंच गया और मैंने कहा कि सर मेरी पत्नी की हत्या हो गई है, मेरे बेटे और मेरी बेटी ने अभी अभी बताया है और मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। तब इनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप फ़ौरन चले जाइए, आप तुरंत चले जाइए, बहुत ही संवेदनशील बात आपने बताई है। अगला था कि उससे तमाम जगह से ये बताया गया कि बच्चे ने ये बताया, बच्ची ने ये बताया, ऐसा बताया, वैसा बताया। जो सबसे ऑथेंटिक पूछताछ बाल सुधार गृह में हुई है वो हुई है श्रीमती अर्चना सिंह। ये डायरेक्टर हैं वन स्टॉप सेंटर। ये वहाँ गई थी और बच्चे से कारण जानना चाहा था। उसने वही फेक स्टोरी उनको भी बता दी थी। अगली बात, पिता ने ऐसा कराया।
पहले ये था, जो अब खत्म हो गया लगभग, कि माँ के किसी से अवैध संबंध थे। हत्या के कारणों में एक वो भी है। हालांकि इस बात को किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया है कि बच्चे ने नहीं मारा। बच्चे ने मारा ये सभी लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, और जो इस तरह की खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं वो भी कह रहे हैं कि बच्चे ने ही अपनी माँ को मारा। लेकिन वो ये कहते हैं कि शायद किसी बाहरी आदमी की वजह से, एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम आता है और एक इलेक्ट्रीशियन का नाम आता है, कि इसकी वजह से उसने अपनी माँ को मारा। दूसरा वर्जन ये कहा जाता है कि बाप ने बेटे से इन्हीं कारणों से उसको मारने के लिए कहा था। बहरहाल अगली उसकी रिमांड की जो डेट है अदालत में बच्चे की, वो 23 जून है। 14 दिन की रिमांड उसकी ख़त्म होगी, फिर उसको बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर और बातें ज़रूर मजिस्ट्रेट वहाँ पूछेंगे, वकील इनके बहस करेंगे, और इस तरह की बातें वहाँ आएंगी। तो अगर कोई नया फैक्ट होगा तो वो ज़रूर आएगा। दूसरा कि विवेचना अभी चल रही है, अभी विवेचना पूरी नहीं हुई है। कल भी इस केस के जो आईओ थे पीजीआई थाने के, उन्होंने बहुत से लोगों से बातचीत की थी, बहुत से लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए, उसमें कुछ परिवार के लोग भी हैं। अगर कोई नया फैक्ट आएगा, अब तक के फैक्ट्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, कोई कॉल लॉग, चाहे व्हाट्सएप कॉल की हो चाहे नॉर्मल कॉल की, डिलीट नहीं हुई है। उसके प्रिंट निकाले गए हैं, सर्टिफाइड कॉपी उसकी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि वो घर से गया था और वहाँ पर डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की लालच में गया था, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं आया। ससुराल से इसके तनाव की बात, वो अभी 3 दिन अपने ससुराल में ही रह के आया है। उसके 2 सालें हैं, उन दोनों से आईओ ने बात की थी, उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं बताई है। लेकिन फिर भी ऑप्शंस अभी भी ओपन है। इस तरह की कोई बात अगर आएगी तो ज़रूर विवेचना होगी, और विवेचना होगी फैक्ट्स पर होगी। मुझे नहीं लगता कि पुलिस किसी को बचाने का प्रयास करेगी। क्या मिलेगा पुलिस को? और ऐसे में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हर स्तर पर सुपरवाइज की जा रही है, एसीपी के स्तर पर, डीसीपी के स्तर पर, यहाँ तक कि कमिश्नर पुलिस के स्तर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया जा रहा है, और ऐसे में और प्रेस तो भर भर के वहाँ दिखाई देती है, सुबह शाम दिखाई देती है, तो इसलिए ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम है कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी पुलिस वाला अपने स्तर से, या अपने वो इंस्पेक्टर या कोई और पुलिस वाला अपने स्तर से ऐसा कुछ करे। तो ये आज की अपडेट थी, और चूंकि हमारे सभी श्रोताओं ने बार बार इसका जिक्र किया कि साहब इसके अपडेट आप देते रहिए, तो ये आज तक की अपडेट है। 23 तारीख को जब वो बच्चा कोर्ट में अगली रिमांड की डेट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तब अगर कोई बात निकल कर आती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आज का जो सीरियल किलर है उसके बारे में मैं बताऊं कि 23 नवंबर 2020, ये बहुत पुराना नहीं है, लेजर वैली पार्क है गुरुग्राम में। वहां पर एक व्यक्ति के सीने और पेट में तमाम चाकुओं के निशान थे। बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड करने के कारण उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि उसने अल्कोहल का सेवन किया था, यानी वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था जिस समय ये घटना हुई है, यानी पोस्टमार्टम में ये बताया गया। लेकिन कुछ पता नहीं लगा, एक सामान्य घटना की तरह गुरुग्राम की पुलिस ने इसे ट्रीट किया। लेकिन अगले ही दिन 24 नवंबर 2020 को सेक्टर 40 के एक सिक्योरिटी गार्ड की भी लाश ठीक इसी तरह से मिली। लेकिन इस बार उसका पर्स, उसका मोबाइल और उसके जूते उतार लिए गए। चाकुओं से ही उसके सीने और पेट पर
गंभीर निशान पड़े थे। ये एक प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था और इसका नाम था अखिलेश कुमार। पहले वाले विक्टिम का आज तक पता नहीं लगा कि उसका नाम क्या था। ऐसा लगता है कि वो शायद किसी मजदूर के श्रेणी का व्यक्ति था। पुलिस इधर उधर अपना टहलती, बात करती, बताती, इनसे पूछताछ करती, उनसे पूछताछ करती, पोस्टमार्टम करती, पोस्टमार्टम कराती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करती अगर फुर्सत होती तो। अगले ही दिन यानी 25 नवंबर 2020 को एक पाइप के स्टोरेज का एक ग्राउंड था सेक्टर 47 में, स्टेट विजिलेंस ऑफिस के ठीक सामने, गुड़गांव में ही, गुरुग्राम में ही। वहां पर एक व्यक्ति की लाश मिली जिसके सीने और पेट पर चाकुओं के कई निशान थे, लेकिन अचंभे की बात ये कि उसका सिर नादारत था, सिर उसका नहीं था। इस घटना से एकदम गुरुग्राम की पुलिस चौकन्नी हो गई कि 3 दिन में लगातार 3 हत्याएं और अंतिम हत्या में उसकी गर्दन भी चली गई, गर्दन का भी पता नहीं लगा। पुलिस ने इन तीनों हत्याओं के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। लगभग 400 सीसीटीवी की फुटेज निकाली गई, अलग अलग समय की, जब ये हत्याएं हुई थी उससे 2 घंटे पहले और जब ये हत्या हो चुकी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद की। उन तीनों में एक व्यक्ति कॉमन था और अकेला था। उसकी पहचान की गई, उसकी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स डेवलप कराई गई, उसको एनिमेट करके सभी पुलिस वालों को दिखाया गया और एक मैसिव ड्राइव, एक बहुत बड़ा, क्योंकि पुलिस को यह डर लगा कि ऐसा न हो हम ऐसे ही बात करते रहें या देखते रहें या कोशिश करते रहें, और जिस हिसाब से ये हर दिन हत्या कर रहा है, अगले अगर 3-4 दिन हुआ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो इस पूरी कवायद के आसपास ही दिसंबर 2020 में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने सबसे पहले ये पूछा कि ये जो तीसरा आदमी था, पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाई, ये बताया कि देखो इसमें भी तुम हो, इसमें भी तुम हो और इसमें भी तुम हो। उसने फौरन कहा कि हाँ साहब ये हम ही हैं। ये पूछा गया कि जो अंतिम वाले का सिर गायब है ये कहाँ गया। उसने बताया कि ये मैंने अपने एक दोस्त जिसको मैं फंसाना चाहता था उसके घर के पास फेंक दिया है। पुलिस ने वो सर भी रिकवर कर लिया और जिसको वो फंसाना चाहता था उससे भी बुलाकर पूछताछ की। उसने यही बताया कि ये हमसे रंजिश मांगता है, हमसे शराब पिलाने के लिए कहता है, मैं इसे मना कर देता हूँ, तब से ये रंजिश मांगता है। इन तीनों घटनाओं के बारे में उसने बहुत डिटेल में बताया। उसने बताया कि वो जब लेज़र वैली पार्क में गया तो वहाँ पर एक 20 साल का नवयुवक बैठा हुआ था जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम करता था। वो अपने साथ 1 बोतल विस्की ले गया था। बैठकर उससे बातचीत करते करते उसे, जिसे कहते हैं कि अपने जाल में फंसाया। फिर वो बोतल खोली और उसको भी पिलाई और खुद भी शराब पी। पूरी बोतल उन दोनों ने खाली कर दी। वो तब तक वेट करता रहा कि इस लड़के को या इस आदमी को कब नशा हो जाता है। जैसे ही वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आया, इसने अपना चाकू निकाला और उसके हाथ में, उसके सीने पर और पेट पे कई वार कर दिए और धीरे धीरे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो मर गया। यही उसने 24 नवंबर को किया, जब सेक्टर 40 के उस प्राइवेट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से शाम को वो बैठ के बात करता रहा। थोड़ी देर बाद वो कहीं से शराब खरीद कर लाया, उसको भी पिलाई शराब बैठा कर। वो ये कहता था कि मैं तलाशता रहता हूँ कि कौन मेरी जाल में आज फंसेगा। वो जाल में फंसा
और उसके बाद चाकुओं से उसकी भी हत्या करके उसका पर्स, उसका जूता और उसका मोबाइल छीन लिया। उस विक्टिम का नाम अखिलेश कुमार था। उसके बाद जो तीसरी हत्या तीसरे दिन उसने की, उसने फिर एक व्यक्ति को जो खुले में सो रहा था उसके पास गया, उसे जगाया, उससे बातचीत शुरू की और उसके साथ भी जब ये पता लग गया कि हाँ वो भी पीता है, उसके साथ भी शराब पी। शराब पीने के बाद जब वो थोड़ा नशे में हुआ, उसको भी चाकुओं से मारा और उसकी गर्दन काट कर पॉलीथीन के एक झोले में रखकर अपने साथ ले गया और जिसको वो फंसाना चाहता था उसी के घर के बगल में उसे फेंक दिया। प्रीतपाल सांगवान जो असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम है गुड़गांव के, उन्होंने बताया कि उसका कोई मोटिव, बहुत डिटेल में पूछताछ करने के बाद बताया कि उसका कोई मोटिव समझ में नहीं आया। बस सिर्फ इतनी बात आई कि उसको किसी को मारने में बड़ा सुख की प्राप्त होती थी, उसे प्रसन्नता होती थी। जैसे उसने बताया कि अंतिम व्यक्ति जिसका सिर मैंने काट लिया था, उसको जब मैं अपने दोस्त के घर के पास फेंक कर आया तो मुझे ये लगा कि कल पुलिस इसको पकड़ ले जाएगी, जेल भेज देगी। मैं इतना खुश हुआ कि मैं सीधे घर गया अपने रूम पर, अपने कमरे पर, और वहाँ इत्मीनान से सो गया। इसलिए, और दूसरा उसने ये भी कहा कि यही एक तरीका है जिससे मैं प्रसिद्धि हासिल कर सकता हूँ, मैं फेमस हो सकता हूँ। ऐसा उसने प्रीतपाल सांगवान जो एसीपी क्राइम थे उसको बताया था। प्रीतपाल सांगवान उसके बारे में एक और बात बताते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट भी था और उसका बहुत ज़्यादा चोरी या लूट या इन सब चीज़ों में यकीन नहीं था, लेकिन पैसों की ज़रूरत ड्रग के लिए और शराब के लिए पड़ती थी। एक आध दो दिन मजदूरी कर लेता था जिसमें उसे 2-3 दिन के लिए शराब और खाने का पैसा मिल जाता था। उसने ये बताया कि शराब पीने के बाद मैं मज़ा लेने के लिए, मौज करने के लिए इस तरह की हरकत करता था ताकि मेरा मन शांत हो। उसने ये कहा कि मैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के खलीलाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मेरे परिवार ने मुझको नेग्लेक्ट किया और मेरे घर में सभी लोग यही ताना मारते रहे कि जब से तुम आए हो इस परिवार की खुशियाँ चली गई हैं। मैं इसीलिए वापस अपने घर नहीं जाता था। कभी कभी लोगों के ये ताने मुझे याद आते थे, तब मैं परेशान होता था कि अब मेरा मन परेशान हो रहा है, मुझे शराब पीकर ऊधम करना चाहिए। और तभी मैं निकलकर कोशिश करता था कि कोई हमको विक्टिम, कोई हमको शिकार मिल जाए। जिस समय पकड़ा गया उसकी उम्र 22 साल थी। बिहार में उसके घर पर एक टीम भेजकर अररिया जिले के खलीलाबाद में पूछा गया। वहाँ भी लोगों ने बताया कि साहब ये साइको है, और उसी के बाद से इसको साइको राजी नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद राजी इसका नाम था और साइको राजी के नाम से आपको इसकी डिटेल्स कहीं भी मिल जाएंगे। के राव कमिश्नर साहब ये बताते हैं कि इस तरह की बहुत घटनाएं गुरुग्राम और उसके आसपास हुई थी जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। आज की घटना, साइको राजी ने बहुत सी घटनाएं की, ऐसा के राव पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम का मानना है। लेकिन उसने एडमिट सिर्फ वही 3 किए जिसमें सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है। कुछ घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि सीसीटीवी में जो मेमोरी होती है, रीराइट करने वाली मेमोरी, 1 महीने तक फुटेज मिल सकती है। इनका कहना था कि पुलिस टीम ने बाकी की तमाम घटनाओं के बारे में सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी भी घटना की सीसीटीवी फुटेज
उपलब्ध नहीं हो पाई। श्री के राव, कमिश्नर पुलिस गुरुग्राम, ये बताते हैं कि पिछले 3 महीने में 20 ऐसी हत्याओं की एफआईआर अलग अलग थानों में लिखी गई है और जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, जो जिस जगह पे वो मारे गए हैं या जिस समय वो मारे गए हैं, शाम के समय ही ये सब हत्याएं हुई हैं, उससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये इसी का काम रहा होगा। लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी उसने कन्फेस नहीं किया। पुलिस कमिश्नर सी के राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि ठीक इसी तरह की कुछ घटनाएं दिल्ली में भी हुई हैं, जिनका अभी तक अनावरण यानी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। एक टीम वहां भेजी गई है जो ऐसी घटनाओं जो वहां पर अभी सॉल्व नहीं हुई हैं और ठीक इसी तरह की घटनाएं हैं, इनकी सीसीटीवी फुटेज लेने की और उससे कोई कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश की जाए। लेकिन वही दिक्कत आई, चूँकि ये महीने, 2 महीने, 3 महीने पुरानी घटनाएं थीं और जो घरों में लगे सीसीटीवी हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो रीराइट करते हैं 1 महीने के बाद, यानी 1 महीने तक वो बनी रहती है, जिसकी 2 महीने होगी। वहाँ भी कोशिश की गई लेकिन कोई ऐसी बात नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सारी जो अब तक अनवर्कड आउट, अनसॉल्व्ड इस तरह के केसेस हैं, उनके पैटर्न को स्टडी करने का भी पुलिस की टीमों ने काम किया, लेकिन कोई बहुत इससे फ़ायदा हुआ नहीं। चूँकि साइको राजी, ये राजी इसका नाम था, साइको राजी के नाम से ये मशहूर हुआ पुलिस के रिकॉर्ड में भी और अपने गांव में भी। ये मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था। मोबाइल फ़ोन जो इसके पास था वो ज़्यादातर एक जो छोटा सा सामान रखने की, ताले में बंद करने वाली छोटी अटैची जैसी होती है, उसी में रखता था और कई कई दिन तक, हफ्तों हफ्तों उसका इस्तेमाल ही नहीं करता था। इसीलिए लोकेशन का पता नहीं लग पाया और उसने जो बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कहाँ कहाँ रहा हूँ, सिर्फ उसी के आधार पर पुलिस ये कयास लगा रही है कि ये हत्याएं इसने की हैं। क्योंकि इस बीच में जब वो सितंबर में यहाँ आया था, उसके बाद वो नेपाल भी गया, दिल्ली भी गया, लेकिन सब जगह उसने वही मजदूरी का काम किया। मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ कि मुझे जो समझ में आता है कि उससे ठीक तरह से पूछताछ नहीं हो पाई। जो इंटरोगेशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत, जिसको ये कहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस के बाद इंटरोगेशन की टेक्निक्स, जो अच्छे इंटरोगेटर हैं हर पुलिस में, हर ज़िले में या हर पुलिस में या हर स्टेट में बहुत अच्छे इंटरोगेटर हैं, उनको बुलाया जाता है, टीम बुलाई जाती है इंटरोगेशन के लिए। ऐसा लगता है कि उसे अच्छी तरह से इंटरोगेट नहीं किया गया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कल रमन राघव के केस को हैंडल करने वाले डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी का एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल देखा मैंने। उनका ये कहना था कि इतने दिनों तक तमाम प्रयास के बाद रमन राघव कुछ नहीं बोला। सारी पुलिसिया हिकमत अमली के बाद भी उसने एक शब्द नहीं बताया। लेकिन एक सब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, उसके मन की चीज़ उसे खिलाई, जो जो वो कहता रहा वो पूरा किया। वो फ्रेंडली हो गया उस सब इंस्पेक्टर से और फिर इतना बड़ा कन्फेशन किया। वो जानता था कि 41 हत्याओं के कन्फेशन में उसका क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने किया। रमाकांत कुलकर्णी साहब ये कहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने इतनी घटनाओं का, जबकि उसके साथ मारपीट हो चुकी थी, आगे मारपीट होने की गुंजाइश नहीं थी, पूछताछ के सारे तरीके एग्जॉस्ट हो गए थे, अब नए सिरे से किसी तरह की पूछताछ की भी गुंजाइश नहीं थी। पहली बार जब वो पकड़ा गया था तब भी वो बिल्कुल बिना एविडेंस के, बिना कुछ बताए हुए चुपचाप निकल गया था।
तो ऐसा आखिर क्या हुआ? बहुत सालों तक इसी उधेड़ बुन में रहने के बाद ये बात उनको तब समझ में आई जब उन्होंने एक किताब पढ़ी। किताब के बारे में वो लिखते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नाम की ये किताब ऑब्री और कैपिटो की लिखी हुई है। मैं स्पेल करता हूँ, इसको स्पेल आउट करता हूँ, आप भी इसको देखिए। मैंने देखी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाई AUBRY ऑब्री एंड CAPUTO कैपिटो। इन्होंने लिखा है कि सीरियल किलर से बातचीत करते समय दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसको बहुत ज़्यादा पाप पुण्य, अच्छा बुरा, गुड बैड ये समझाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ नहीं समझेगा, न वो कुछ बताएगा। इसीलिए जो क्लासिकल अप्रोच है कि साहब तुम जानते नहीं हो, नहीं बताओगे तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे, कुछ नहीं बोला। तुम जानते नहीं हो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ले चलो इसको जंगल में, अभी तुमको हम ये कर देंगे, हम भी तुमको वो कर देंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे राइट और रॉन्ग के जो मेंटल इम्पैक्ट हैं उसमें जो डिस्टिंक्शन करना होता है वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं पाता। लेकिन दूसरी तकनीक ये है कि जब वो कोई बात कहे आप उससे एग्री करिए, आप उसी के मेंटल लेवल पर जाकर उससे बात करिए। वो कहता है, जैसे कल रमन राघव ने कहा कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, सारे लोगों ने कहा, बल्कि उस सब इंस्पेक्टर ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। अगर यहीं वो कह देते कि तुम कैसे, तुम तो इतने फलाना हो, तुम तो इतने ढकाना हो, तुम फलाने हो, तो वो आगे कभी न बोलता। उसने कहा साहब मुझे हेयर ऑयल चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, मुझे चिकन करी चाहिए, मुझे राइस चाहिए, सब दिया गया, क्योंकि सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो ये हुआ, चलो जो कह रहा है वो करते हैं। लेकिन जो ऑथर हैं ऑब्री और कैपिटो, ये कहते हैं कि यही सही अप्रोच है सीरियल किलर से, जिनसे आपको बहुत चीज़ें जाननी हैं। आप इसी अप्रोच से, इसी टेक्निक से अगर बात करेंगे तो आप उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। वंस फ्रेंडलीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑफर्ड, द इंडिविजुअल माइट विश टू repay his kindness by giving the interrogator what he wants। यानी आप उससे दोस्ती का भाव रखेंगे, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उसको लगेगा कि अरे ये तो हमारा बड़ा शुभचिंतक है, हमें इसकी जो ये जानना चाह रहा है, हमें वो चीज़ बताकर इसके एहसान को चुकाना होगा। तो मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से कहता हूँ जिनका क्राइम में इंटरेस्ट हो, और ऐसे यंगस्टर से जो पुलिस में किसी भी हैसियत में हैं, गस्टर ऑफिसर हैं, IPS अफसर हैं, या फिर लोकल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, जिनको इन्वेस्टिगेशन से और इंटरोगेशन से दो चार होना पड़ता है, वो इस किताब को ज़रूर देखें। मुझे पता नहीं कि कहीं मार्केट में मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन नेट पर आप जाएंगे, आप देखें, इसको प्रिंट करा लें, समझने की कोशिश करें कि कैसे क्रिमिनल और ख़ासकर सीरियल किलर्स के बारे में उन्होंने बात बताई है। तो उसको देखने से आपको अंदाज लगेगा कि सामने वाले से जो पाप का घूंट पी के बैठा हुआ है, गले को बिल्कुल चोक कर रखा है, ज़ुबान हिल नहीं रही है, आखिर वो इस पाप को कैसे धीरे धीरे अपनी ज़ुबान से बताएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।